स्टोइकियोमेट्री वर्ड मिलके बना है स्टोइकियन और मीट्रॉन से। स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट एंड मीट्रॉन मींस मेजरमेंट। सो स्टोइकियोमेट्री में हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मेजरमेंट दो टाइप से हो सकती है, या तो हम एलिमेंट्स का मास मेजर कर सकते हैं या हम उनकी वॉल्यूम्स मेजर कर सकते हैं। सो स्टोइकियोमेट्री डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मासेस और वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आगे आपको बताया गया कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया कंबशन ऑफ मीथेन का। सो नीचे देख सकते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से आप पता लगा सकते हैं कि एक मोल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो 1 मोल ऑफ CO2 बनता है और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। अभी अभी आप पढ़ के आए हैं एवोगैड्रोस लॉ, वो अप्लाई होगा यहाँ पे। हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस लॉ। एंड मैंने आपको ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो जो जो कहानी मोल्स के साथ होगी वही मॉलिक्यूल्स के साथ भी होगी। सो आप नीचे मोल की जगह मॉलिक्यूल लगा दिए और लीजिए और सेम लाइन रिपीट कर दीजिए। 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोलिक्यूल्स ऑफ O2 टू गिव 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O बिकॉज मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे हम एग्जैक्ट रिलेशन भी देखेंगे मोल्स और मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे है कि मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये एग्जैक्ट रिलेशन होता है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तीसरी बात आती है वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम में यहाँ आपको दिया नहीं गया कि ये 22.7 आया कहाँ से, इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर में इसके बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है जब आप आइडियल गैसेस पढ़ लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में आपको इसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ कि ये 22.7 वॉल्यूम आई कहाँ से। सो 1 मोल ऑफ गैस, द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस at a constant pressure of 1 bar and temperature 273 केल्विन, 1 मोल ऑफ अ गैस उसकी ये वॉल्यूम होती है 22.7 लीटर। और एक ATM प्रेशर पे ये वॉल्यूम होती है 22.4। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। अभी के लिए आप इतना याद रखिए। तो 1 मोल की अगर 22.7 है तो 2 मोल की होगी 45.4। एंड ऐसे ही आप आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मोल ऑफ मीथेन था तो 22.7 लीटर ऑफ मीथेन हो गया एंड 45.4 लीटर ऑफ O2 हो गया, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ O2 थे। एंड सिमिलरली फॉर CO2 1 मोल ऑफ CO2 था एंड 2 मोल ऑफ H2O से। तो ऐसे आपको अप्लाई करना आ गया यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आगे इसको एक्सटेंड किया गया है मोलर मास की टर्म्स में भी, क्योंकि 1 मोल था मीथेन का तो 1 मोल का मोलर मास हो गया 16 ग्राम फॉर मीथेन। एंड ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम। सो 2 × 32, क्योंकि 2 मोल थे ऑक्सीजन के। ऐसे ही 1 मोल था CO2 का और 2 मोल थे वाटर के। सो ऐसे मोलर मास की टर्म्स में भी लिख सकते हैं आप इसको। ये जो इंफॉर्मेशन यूज़ की गई है यहाँ पे, इससे 2 एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके आगे जाके इसी केवल इसी इंफॉर्मेशन से कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 64 ग्राम ऑफ O2 to give 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये इन्फॉर्मेशन आगे यूज़ होगी 2 एग्जांपल्स के अंदर। सो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए इंटर कन्वर्जन के लिए मोल्स का मासेस में मॉलिक्यूल्स में। दीज फॉर्मूला शुड बी लर्नड बाई हर्ट बाई यू। आपको हर जगह यूज़ होने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ये रिलेशन ऑफ मोल्स विद मासेस एंड वॉल्यूम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो अभी अभी आपने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से मास आ गया मोल्स इनटू मोलर मास। आपको ये मास मिल जाएगा ग्राम्स में, मोलर मास क्योंकि ग्राम्स में रखा आपने। ऐसे ही वॉल्यूम होती है मोल्स इनटू स्टैंडर्ड वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर। ये जब प्रेशर होता है बार के अंदर तो
वॉल्यूम को लेते हैं 22.7, और अगर एटीएम के अंदर प्रेशर आपको दिया तो 22.4 लेते हैं वॉल्यूम। एंड ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी अभी मैं आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये फॉर्मूला हम देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। Reactant which gets consumed first in the reaction limits the amount of product formed, and that's why it is called limiting reagent। तो क्योंकि जो रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाता है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो गया और उसके ख़त्म होते ही रिएक्शन भी वहीं स्टॉप हो जाती है, तो ये डिटरमाइन करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स वाई वी कॉल इट लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट देखने का एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, ये एनसीईआरटी में नहीं है गिवन, लेकिन यूज़ इसको आप हर जगह कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने प्रोवाइड करा आपको। ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो जिसका मोल्स का रेशो और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो रेशो है रिएक्टेंट्स के अंदर आप देखिए जिसका मिनिमम आ रहा है, ये रेशो मिनिमम, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सो ऐसे आप पहचान सकते हैं बहुत क्विकली लिमिटिंग रिएजेंट को। आगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन दिया गया है इस ग्रीन बॉक्स के अंदर, ये बहुत ही आसान है, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। एंड दिस बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट the number of atoms of each elements on both sides of a chemical reaction, on reactant and product side, it should be same, and we have to check whether a reaction is balanced or not by trial and error method। इसको हीट एंड ट्रायल भी बोलते हैं। आपको इस एग्जाम्पल में दो जो रिएक्शंस लिए उनके थ्रू इलस्ट्रेट किया गया है। जैसे पहली रिएक्शन है फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स P4O10। ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड ऑक्सीजन है वो 10 हैं और लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 2 हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ऑक्सीजन को, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये तो सीधी एक ही लाइन में होगी बैलेंस है। आगे इक्वेशन दी गई है आपको ऑक्सीजन की विद प्रोपेन। सो दिस इज ऑल्सो एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यू कैन वेरी वेल सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 3 कार्बन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही है CO2 की फॉर्म में। सो 3 से CO2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे 6 या और एक 7 ऑक्सीजन है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है और लेफ्ट हैंड साइड पे 8 हैं। तो राइट हैंड साइड पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वाटर को तो आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन, तो 4 और 6 10, राइट हैंड साइड आपके पास 10 ऑक्सीजन और लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 2 ही हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ऑक्सीजन को, ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से, ट्रायल एंड एरर, ऐसे आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। इसमें एक सीक्वेंस दिया गया कि पहले कार्बन को फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन को, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आपको जो आसान लगे, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है बैलेंस करना, आपको पहले उसको बैलेंस कर सकते हैं। कोई नेसेसरी नहीं है कि ये सीक्वेंस होता है बैलेंस करने का आइटम्स को। आपको जो कन्वीनियंट लगे बैलेंस करना आइटम, पहले आप वो कर सकते हैं। तो ये मेथड होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का। आगे आपको कंसंट्रेशन टर्म्स दी गई हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज: मास, परसेंट, मोल, फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। इन सबको डिटेल्स में पढ़ने वाले हम आगे। प्रॉब्लम 1.3, या इट इज़ बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, जो कि हमने अभी अभी पढ़ी थी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि 16 जो मीथेन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था 1 था और वाटर का 2 था। सो 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर बन रहा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 36। हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसको।
जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी ये वाली, इसमें जो कोफिशिएंट मीथेन का था उससे डबल था वाटर का। सिमी ऑन द सेम ग्राउंड सी अगला क्वेश्चन है, कितने मोल्स चाहिए मीथेन के टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। सो 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल चाहिए था, तो 22 के लिए आधा मोल चाहिएगा, यानी 0.5 मोल्स। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.5। आगे जो प्रॉब्लम दी गई है 1.5, इसमें थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन है एंड एनसीईआरटी में ये काफ़ी लंबे मेथड से दिया गया है। मैं आपको इसको बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में सॉल्व करना बताऊंगा। आपको अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना होगा ये पूछा गया है, एंड लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ये भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। जितने अमाउंट्स आपको दिए हुए हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, उनसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए सबसे पहले, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला हमने देखा था कि मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल्स तो सबसे पहले चाहिए, तो 50 kg आपको मास दिया गया है नाइट्रोजन का, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, और मास को डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1786। ऐसे ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए। 10 kg आपको मास दिया गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे 4960। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा आपको लग सकता है कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर लेस, तो उसका जो वही लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो मोल से देख के आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे करके देखिए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है। सिर्फ मोल से आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। सो नाइट्रोजन का वो रेशो आ रहा है मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाइट्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में 1 होता है। ये पीछे आपने देखी होगी ये रिएक्शन। N2+3H2 गिव्स 2NH3। सो ये जो पहले बैलेंस कैसे करते हैं तो पता है ना आपको, N2+H2 लिखो, क्योंकि ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग टू प्रोड्यूस अमोनिया। सो N2 लिखो, H2 लिखो, उसके बाद प्रोडक्ट में लिखो अमोनिया। क्योंकि यहाँ पे अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन की साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको 3 लिखना होगा, इससे यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए। एंड नाइट्रोजन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 2 है, तो आपको अमोनिया के साथ 2 लगाना होगा, 2 इक्वेट नाइट्रोजन। सो ऐसे यहाँ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी 6, नाइट्रोजन राइट हैंड साइड 2 और नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड भी 2। तो ऐसे ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो बैलेंस इक्वेशन में आपने देखा कि नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, तो मोल्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1786 आ गया है रेशो इसका नाइट्रोजन का। एंड हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, तो 4960 डिवाइड बाई 3। सो ये जो वैल्यू आ रही है ये 1786 से कम आ रही है। मुझे कैसे पता? क्योंकि 1700 अगर ये पूरा भी होता तो 17×3 5100 आता, यानी 5100 को 3 से डिवाइड करेंगे तब 1700 आएगा। तो 4960 या तो 5100 से कम ही है, तो ये वैल्यू 1700 से भी कम जाएगी। सो दैट्स हाउ वी कैन से हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट हेयर। तो अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा, क्योंकि जितना लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में जितना हाइड्रोजन दिया गया है उसके हिसाब से निकलेगा अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप पता लगा सकते हैं कि 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम को लिखा किलोग्राम में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, इज गिविंग 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। सो यूनिटरी मेथड से आप यहाँ से निकालिए कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 34/6 एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 34/6 इंटू 10 kg। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर अराउंड 56 kg। एंड इसकी कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान है। 10 को 2 से काटिए 5 आया, और 2 से 6 काटिए 3, एंड
3 को 34 से काटिए तो 11 के ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है, तो 11 मुझे 55 है। सो क्योंकि ये 34 था, 33 नहीं, तो 11 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सो दैट्स वाई 55 से थोड़ा सा ज़्यादा 56.1 वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद शुरू होता है मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो हमने अभी अभी देखा। पहला है मास परसेंट। तो मास परसेंट होता है मास ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मास परसेंट की। देखो कंसंट्रेशन टर्म यूज की ही जाती है सोल्यूट के लिए। सो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट को डिफरेंट मेथड से एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट वेज में, मेथड से। जैसे मास परसेंट हो गया तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट लिया जाएगा। आगे मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में अलग अलग वेज से एक्सप्रेस करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ही। एग्जाम्पल दिया गया है मास परसेंटेज के लिए 1.6। मास परसेंटेज ऑफ आपको निकालनी है सॉल्यूट की। 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड किया गया 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो इसकी मास परसेंटेज निकाल लीजिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 2 + 18 20 ग्राम। सो 2/20 × 100 10% आ गई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। आगे है मोल फ्रैक्शन। यही एक डिफरेंस होता है बिटवीन मास परसेंट एंड द अदर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलैलिटी। मास परसेंट में मास की टर्म्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया गया है, और यहाँ पे मोल्स की टर्म्स में, बाकी तीनों में मोल्स की टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। आगे है मोलैरिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस होता है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट लिया गया, सॉल्वेंट लिया गया है, तो उसमें सॉल्यूशन भी चेंज हो जाता है और वॉल्यूम इज चेंज्ड बाय मास। तो ये डिफरेंस होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में। जैसे 1 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है 0.2 मोलर में, 1 मोलर और 0.2 मोलर में। पहले तो ये समझ लीजिए कि 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है 1 मोलर। सो 0.2 मोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे हम। यहाँ देखिए 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 100 ml। सो 0.2 मोल विल बी प्रेजेंट इन 100,000 इंटू 0.2, दैट इज 200 ml सॉल्यूशन। सो अगर 1 मोल के प्रेजेंट होता है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, सो 0.2 मोल प्रेजेंट होगा 200 ml सॉल्यूशन के अंदर। सो ऐसे आपको 1000 ml से 200 ml करना होगा सॉल्यूशन को टू हैव 0.2 मोल्स इन इट। एक जनरल फॉर्मूला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें आप सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स अनचेंज्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है M1V1 = M2V2। ये क्या है? M and V, M multiplied by V, it is number of moles, and we are saying for dilute solution they remain same, number of moles of solute remain same, so that's why we are saying M into V is constant, यानी moles are constant, so M1V1 = M2V2। ये एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट किया गया है आपको। M1V1 और M2 की वैल्यू दी गई है, तो V2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं M1V1 डिवाइड बाई M2। अब आगे एग्जाम्पल दिया गया है मोलैरिटी के लिए। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है 4 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं।
सोडियम और ओ एच का जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड सोडियम, इन तीनों के एटॉमिक मासेस को जोड़िए तो इस कंपाउंड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। एंड वी ऑलरेडी नो एटॉमिक मास और मोलर मास का मैग्नीट्यूड सेम होता है, खाली यूनिट डिफरेंट होती है। एटॉमिक मास की होती है एएमयू, मोलर मास की होती है ग्राम पर मोल। सो सोडियम का मोलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, तो टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हो गया 40। मास अपॉन मोलर मास 4/40 डिवाइड, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑफ सोल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको दी गई है ml में, उसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, सो यू विल गेट द वॉल्यूम इन लीटर्स। So that's how moles divided by volume, you will get the molarity to be 0.4 for this question। and आपको आगे एक बात बताई गई important regarding molarity। molarity of a solution depends on temperature because volume is temperature dependent। वॉल्यूम कैसे होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट? जैसे पानी को अगर आप हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है तो वो भाप बन के उड़ जाता है, तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई ना पानी की। दैट्स वाई टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो सकती है। दैट्स वाई वी आर सेइंग वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो मोलैरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हुई। आगे है मोलैलिटी, द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम एज मोलैरिटी डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। सो सबसे पहली बात तो यहाँ मास केजी में लिया गया है, या ऑफ कोर्स जो कंसंट्रेशन ली गई है, यहाँ वॉल्यूम की जगह मास लिया गया है सबसे पहले तो, और दूसरी बात सोलवेंट का लिया गया है मास इसमें। सो ये जो दो डिफरेंस होते हैं इसके और मोलैरिटी के बीच में। आगे एग्जांपल दिया गया आपको मोलैरिटी का, एंड दिस सेम सिमिलर एग्जांपल 2019 में ये पूछा जा चुका है। सिर्फ वैल्यूज आपको चेंज कर दी गई थी टू मेक द क्वेश्चन मोर इजियर। एनसीईआरटी में कई बार वैल्यूज वैसी नहीं दी जाती जो कि एक मेडिकल एग्जाम में आनी चाहिए, टू फैसिलेट द एस्पिरेंट कि वो आसानी से सॉल्व कर पाए, तो वैल्यूज चेंज कर दी गई थी। लेकिन ये जो एग्जैक्ट पैटर्न इन क्वेश्चन का वही था। डेंसिटी और मोलैरिटी आपको दी हुई और मोलैलिटी पूछी है, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2019 में मिल जाएगा आपको। तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 3 मोलर ऑफ NaCl सॉल्यूशन दिया गया आपको। इसका क्या मतलब है? 3 मोल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaCl का होगा 58.5 आपको गिवन है। सो 3 इसके मोल्स हैं, तो इसका जो टोटल मास होगा मोल्स इनटू मोलर मास, हम पढ़ चुके हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मोल्स इनटू मोलर मास। तो इसके मोल्स है 3, मोलर मास 58.5, सो 175.5 इसका मास आ गया। एंड अभी अभी हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, बिकॉज हम कह रहे हैं कि 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी गिव्स द मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन का मास। इसमें से सॉल्यूट का मास माइनस कर दीजिए जो आपने अभी अभी निकाला 175.5, तो आपके पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपके पास आ गया तो मोलैलिटी आसानी से आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 आपको गिवन ही थे। मास ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाल लिया 1074.5, तो मोलैलिटी यहाँ से आ रही है 2.79 के आसपास। यहाँ पे यूनिट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मोलैलिटी के अंदर जो यूनिट होगी सॉल्वेंट की केजी में होनी चाहिए, ग्राम्स में नहीं। और इन मोलैरिटी सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी वो लीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर से अगर आपको दिया तो आपको कन्वर्ट करनी होगी। एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे बताई गई है, एक सॉल्यूशन होता है, अगर आपको
आपकी डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप बना सकते हैं बाय डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, और उस हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को बोलते हैं स्टोक सॉल्यूशन। सो ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि स्टोक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके हम अपनी डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। आगे मोलैलिटी के बारे में एक पॉइंट है कि मोलैलिटी डजंट चेंज विद टेम्परेचर बिकॉज मास डजंट चेंज विद टेम्परेचर, इट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये हम पहले भी देख चुके हैं जहां मास का जिक्र आया था कि मास इज कांस्टेंट विद टेम्परेचर आल्सो एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आल्सो। तो ये थी थ्योरी, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। इसकी अगर समरी की मैं बात करूं तो मैंने इसमें एक एक लाइन पढ़ लिया है और मुझे इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आया दो हमने थ्योरी में ऑलरेडी कवर ना कर लिया हो, लेकिन फिर भी आप इस पर एक बार नज़र मार सकते हैं और अगर आपको कुछ ऐसा मिले जो हमने थ्योरी में कवर नहीं किया देन यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। यू शुड गिव इट अ रीड ऑन योर सेल्फ। आगे है एक्सरसाइज एंड मेरा जो नीट एनालिसिस मैंने किया था, नीट एनालिसिस का लेक्चर, उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि एनटीए ने जो नीट के जो पिछले छः पेपर्स थे, एक्चुअली पिछले 4 इयर्स के 6 पेपर्स, उनमें एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो वैसे ही क्वेश्चन उठाए हैं एनटीए ने जिनके आंसर्स एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं बैक एक्सरसाइज के पीछे, जो बुक के पीछे आंसर्स दिए हुए होते हैं। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन एनटीए ने नहीं उठाया जिसका आंसर ऑलरेडी एनसीईआरटी ने नहीं दिया होगा। इसका एक कारण ये हो सकता है कि एनटीए डोंट वांट एनी कन्फ्यूजन, एनी कंट्रोवर्सी इन द आंसर्स। एनसीईआरटी ने ऑफिशियल जो आंसर दिया है जिन क्वेश्चन का, सिर्फ वही क्वेश्चन एनटीए उठाता है नीट के लिए। सो हम भी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिनके आंसर्स एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं एट द बैक एक्सरसाइज। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 से 16 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पीछे नहीं दिए हुए हैं। सिर्फ 17 से स्टार्ट हो के 36 तक सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। तो हम 17 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सोल्व करना इस एक्सरसाइज का। बिकॉज एज पर द लास्ट 4 ईयर ट्रेंड्स देयर आर हाई चांसेस दैट जिन क्वेश्चन के आंसर्स एनसीईआरटी ने नहीं दिए वो नीट में नहीं आने वाले। सो वी वोंट इवन लुक एट दोज क्वेश्चंस। 17th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ये कहीं भी आपको इस चैप्टर के अंदर नहीं बताई गई है। इवन दो ये सॉल्यूशंस चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का, उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म, लेकिन इस चैप्टर में नहीं बताई गई। इसलिए ये जो सेम क्वेश्चन है ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर की एक्सरसाइज में मिल जाएगा। दैट्स वाई वहाँ से उठाया गया है क्वेश्चन यहाँ पे। सो देखते हैं ये क्वेश्चन होगा कैसे। पार्ट्स पर मिलियन बाई मास लिखा है, इसका मतलब 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ सॉल्वेंट लिया गया है वाटर। सो इसको क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो पहले पार्ट में पूछा गया है मास परसेंटेज पूछा गया है आपसे, यानी पर 100 ग्राम कितना प्रेजेंट होगा, पर 100 ग्राम वाटर क्लोरोफॉर्म कितना प्रेजेंट होगा पर मिलियन आपको गिवन है। सो इसको यूनिटरी मेथड से किया जा सकता है। 10⁻⁶ यानी मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर में प्रेजेंट होता है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। 1 ग्राम में प्रेजेंट होगा 15/10⁶, और 100 ग्राम में प्रेजेंट होगा 15/10⁶ इंटू 100। यहाँ से आ जाएगा 15 गुणा 10⁻⁻4 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये मास परसेंट आ गया उसका, परसेंट बाय मास में हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको। अब आगे मोलैलिटी पूछी है इसी क्लोरोफॉर्म वाटर मिक्सचर की। तो हमको पता है मोलैलिटी में जो सॉल्वेंट का मास हम लेते हैं वो केजी में लेते हैं, यानी 1000 ग्राम। सो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 15 गुणा 10⁻⁻4 आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर यानी 1 kg सॉल्वेंट के अंदर आपको मिलेगा 15 × 10⁻³
यानी 100 से अगर 1000 ग्राम आप सॉल्वेंट को कर रहे हैं तो 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ यानी 10 टाइम्स इसको भी सॉल्वेंट को भी इंक्रीज करना होगा। सो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से आपको मिलेगा 15 × 10⁻³ मास डिवाइड बाई मोलर मास, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1 kg लेना ही होता है आपको मोलैलिटी के अंदर। सो यहाँ से आपको मोलैलिटी आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलल अप्रोक्सीमेटली। दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म तो आप निकाल ही सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मोलर मासेस को जोड़ के क्लोरीन का मोलर मास आपको नहीं पता तो मैं बता दूं 35.5 होता है, और 3 क्लोरीन्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे आप अराउंड 120 के आसपास आपको मिल जाएगा इसका मोलर मास क्लोरोफॉर्म का। आगे साइंटिफिक नोटेशन में आपको एक्सप्रेस करना है कुछ नंबर्स को। सो वी नो n इज कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n ऐसे फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की। सो इसको एक्सप्रेस करेंगे हम 0.0048 को। इसमें आपने 3 डेसिमल प्लेसेस को आगे किया, यानी इस नंबर को बड़ा किया है आपने, नंबर को बड़ा किया तो आपको नेगेटिव पावर देनी होगी, पावर को छोटा करना होगा, 10⁻³ कर दिया तो ऐसे इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे आपको। सिमिलरली दिस 234,000 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2.34 10⁵ on the same grounds, and 8008 this number can be expressed as 8.008 into 10⁻³ ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। इन तीनों में एक ही प्रिंसिपल यूज हुआ है, आप नंबर को छोटा कर रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन में आपको उसको पावर देनी होगी टू हैव जस्टिस टू द मैग्नीट्यूड। नंबर को छोटा किया तो उतनी ही पावर आपको ऐड करनी होगी एक्सपोनेंट के रूप में। एंड ये जो नंबर दिया गया आपको, इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.0012 इंटू 10⁻0। सो 10⁻01 होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं हमने, एंड इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। आगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं नंबर्स के अंदर। सो इन द फर्स्ट एग्जांपल 0.0025 तो हमने पढ़ा था, जो कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होती है, उसके पहले वाले जितने भी ज़ीरो होते हैं दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इस नंबर में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एंड इन द सेकंड वन 208 तो हमने पढ़ा था कि नंबर्स के बीच में, नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में जितने भी ज़ीरो होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट। सो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगेन द सेम लॉजिक अप्लाइज टू दिस ऑल्सो, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। फोर्थ में हमने पढ़ा था कि बिना डेसिमल के जितने भी ज़ीरो होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो 126,30 इस नंबर में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि आप कहीं पे भी डेसिमल नहीं दिख रहा हमको। यहाँ उसने नेक्स्ट फिफ्थ वाले में डेसिमल लगा दिया, तो इसमें ये तीनों के तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगेन 2 नंबर्स के बीच में 3 जीरो होते हैं और सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इस नंबर में होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे राउंड ऑफ करना है आपको नंबर्स को अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 34.216 इसमें आपको जो राउंड ऑफ नंबर करना है वो 1 करना है। जो आपको छोड़ना है, रिमूव करना नंबर, इट इज़ 1 एंड 1 इज़ लेस देन 5। सो जो लेस देन 5 नंबर हम रिमूव करते हैं अगर, तो जो उसके प्रीसीडिंग नंबर है उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, उसको कोई चेंज नहीं करते, तो 34.2 होगा इसका आंसर। सेम लॉजिक अप्लाइज टू सेकंड एग्जांपल एंड इसका होगा 10.4 आंसर। इन द थर्ड वन द नंबर टू बी रिमूव्ड इज 9 एब्सोल्युटली। सो 9 इज मोर देन 5। सो जो प्रीसीडिंग नंबर है 5 उसको 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो दैट्स हाउ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 0.0460। एंड इस जो चौथा आपको पार्ट दिया गया है इसमें, जो 2808 के सबसे नज़दीक जो नंबर है वो 2810 है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं,
2 से इंक्रीज़ कर दिया आपने, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंडर आपको इसको राउंड ऑफ करना था। तो इट इज़ द क्लोजेस्ट नंबर 2810 जो आप सोच सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, जो 2808 के आसपास है। आप इसके आसपास कोई और नंबर सोच के देख लीजिए 2808 के, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे। सो इट इज़ द ओनली नंबर क्लोजेस्ट टू 2808 हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से आप निकाल सकते हैं। सो इसमें हम देख रहे हैं a fixed mass of dinitrogen, या a fixed mass of dinitrogen is combining या जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है, इट इज़ स्टेटेड समथिंग लाइक दैट a mass of an element that combines with a fixed mass of another elements are in the ratio of small whole numbers. So mass of dioxygen, yeah, mass of oxygen that combines with the fixed mass of nitrogen are in the ratio of small whole numbers, और यहाँ पे वो ratio है 1:2, and in the second case that ratio is 2:5. So this is law of multiple proportions, ये बहुत clearly stated है थ्योरी के अंदर। अगले क्वेश्चन में आपसे यूनिट कन्वर्जन करवा रहा है, तो जो वो प्रीफिक्सेस की टेबल हमने देखी थी वो यहाँ पे आपके काम आने वाली है। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होंगे। सो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 यानी 10⁻³ मीटर्स होते हैं। मिलीमीटर आपसे पूछा गया कितने होंगे। सो 1 मीटर के अंदर 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं, तो किलो लगा दिया उसके आगे, यानी 10⁻³ और ऐड करना होगा, तो यहाँ से टोटल हो गया 10⁻6 मिलीमीटर। उसी ग्राउंड पे आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। 1 मीटर के अंदर होते हैं 10⁻12 पिकोमीटर। आपसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर में कितने होंगे। सो किलो में आपको 10⁻³ और ऐड करना होगा। 10⁻12 में 10⁻³ और ऐड कीजिए, 10⁻15 पिकोमीटर हो गया। ऐसे ही आप इन नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स को भी कर सकते हैं। 1 मिलीग्राम के एक्चुअली जो ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 10⁻³ होते हैं ग्राम्स। सो 1 ग्राम में हुआ 10⁻³ किलोग्राम। सो आपसे पूछा है मिलीग्राम। सो मिली यानी 10⁻³ और ऐड करना होगा। सो -3 यहाँ से हो गया 10⁻⁻6। ऐसे ही आप नेक्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 ग्राम में होते हैं 10⁻9 नैनोग्राम्स, या 1 ग्राम में 10�9 नैनोग्राम्स। आपसे मिलीग्राम पूछा है, मिली मीन्स 10⁻⁻3। सो 10⁻9 में 10⁻⁻3 ऐड कीजिए तो 10⁻6 आपके पास आ जाएगा। 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, और लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम होते हैं, तो इन दोनों की जो यूनिट कन्वर्जन है वो सेम होगी। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व ऑल द 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट में आपको स्पीड और टाइम दिया गया और डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और आपको टाइम दिया गया 2 नैनो सेकेंड्स में 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ रहा है अराउंड 0.6 मीटर। यहाँ पे नैनोमीटर को हमने लिखा है 10⁻⁹ मीटर। आगे आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। इस रिएक्शन के अंदर जो आपको गिवन है A+B2 गिव्स AB2। दिस इज ऑफ कोर्स अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना कौन सा होगा। सो हम जानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्राइटेरिया हम पहले ही जान चुके हैं थ्योरी के अंदर, कि मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रेशो जिसका सबसे कम होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन तीनों दोनों रिएक्टेंट का सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ही अकेला बचा क्राइटेरिया, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे वही होगा इनमें लिमिटिंग रिएजेंट। इन द फर्स्ट केस 300 एटम्स ऑफ ए 200 मोलिक्यूल्स ऑफ बी, तो साफ दिख रहा है कि मोलिक्यूल्स ऑफ बी कम है 200, तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरे में 2 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ ई, अगेन क्लियर 2 मोल ऑफ ए कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा।
नेक्स्ट में 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, दोनों बराबर हैं तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। इट्स अ स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, सबके दोनों रिएक्टेंट के कोफिशिएंट सेम है, मोल्स भी सेम है। अगले में बोल रहा है कि 5 मोल्स ऑफ ए 2.5 मोल्स ऑफ बी, तो अगेन मोल्स कम हो गए बी के तो इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। एंड इन द फिफ्थ वन 2.5 मोल्स ऑफ ए 5 मोल्स ऑफ बी, तो ए के कम हो गए, आधे हो गए, तो इट वुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ देख के आपको बताना था। नेक्स्ट में आपको सेम रिएक्शन गिवन है जो कि थ्योरी में दी हुई थी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टू प्रोड्यूस अमोनिया। आपको पूछा है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, और डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन के मासेस आपको दिए हैं। तो अगेन आपको इसमें सबसे पहले फाइंड करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एंड लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का तरीका आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लीजिए और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कीजिए। तो मास आपको गिवन है 2 kg नाइट्रोजन का, उसको मोलर मास से डिवाइड कीजिए, उसके मोल्स आ जाएंगे। एंड हाइड्रोजन के मोल्स निकालिए, उसका मास 1 kg गिवन है, उसको उसके मोलर मास 2 से डिवाइड कीजिए। एंड उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो उससे भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ रेशियो ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, एंड द सेम फॉर नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं इनमें से छोटा है नाइट्रोजन का 10⁻³ डिवाइड बाई 6 है हाइड्रोजन, एंड 10⁻³ डिवाइड बाई 14 है नाइट्रोजन। तो ऑफकोर्स दिख रहा है अपेरेंटली छोटा है नाइट्रोजन को, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब नाइट्रोजन के हिसाब से अमोनिया फॉर्म होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। 28 ग्राम नाइट्रोजन से मिलता है हमें 34 ग्राम अमोनिया। सो 2 kg नाइट्रोजन से कितना मिलेगा, एक से मिलेगा 34/28, 2 kg से मल्टीप्लाइड बाई 2 kg, सो 34/28 मल्टीप्लाई 2 × 10³ तो यहाँ से मिल जाएगा 2.43 × 10³ अमोनिया। ये हमने फाइंड कर लिया मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। आगे भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि कौन सा इनमें से रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो जो नाइट्रोजन है वो पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उससे दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वही बचेगा, वो एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो उसका अमाउंट बताना है हमको कितना बचा है। सो ये भी हम नाइट्रोजन के साथ ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से 2 kg ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 428 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। सो 428 ग्राम हाइड्रोजन लग गया, तो बचा कितना 1 kg में से 572 ग्राम हाइड्रोजन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट का ये आंसर था। 25th क्वेश्चन का आंसर पीछे नहीं गिवन है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें एक मिस्टेक की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। ये जो चीज़ थी यहाँ पे, ये 0.5 ऐसे था मोलल, और आगे लिखा था 0.5 मोलर। ये जो प्रीवियस एडिशन है उसमें आपको मिल जाएगा, ये नए एडिशन में काफ़ी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। सो जो 0.5 मोलल और 0.5 मोलर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया आपसे। तो आप जानते हैं कि 0.5 मोलर का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, एंड मोलर का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। सो ये आपसे पूछा गया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। 26th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाटर कितना बनेगा अगर हम 10 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन ले और 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन ले। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, H2 + O2 गिव 2H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए आप सीधे से। पहले तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं, आरएचएस में सिर्फ एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा वाटर को। अब आरएचएस में हाइड्रोजन 4 हो गए, एलएचएस में सिर्फ 2 ही रह गए, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन को। सो दैट्स हाउ यू बैलेंस दिस इक्वेशन। एंड आपको गिवन है 10 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम्स ऑफ वाटर पूछा है आपसे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देख सकते हैं जो कोफिशिएंट है ऑक्सीजन का वो 1 है, हाइड्रोजन का 2 और वाटर का भी 2। सो जितना
हाइड्रोजन कंज्यूम होगा उतना ही वाटर बन रहा है, क्योंकि उन दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहे हैं, तो आपको सीधी सी बात है कि 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर ही आपको मिलेंगे। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10। 27 आपको बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना है इन सब यूनिट्स को। सो बेसिक यूनिट्स आपको पढ़ाई गई हैं थ्योरी में, 7 होती हैं, मीटर एंड केजी उन्हीं बेसिक यूनिट में आते हैं। तो पीकोमीटर होता है 10⁻12। सो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2.87 10⁻11 मीटर। एंड अगेन पीकोमीटर यूज़ किया गया है। और आगे है मिलीग्राम, मिली होता है 10⁻3। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 536 10⁻2 kg। डेसिमल को दाएं बाएं करने से पावर पे क्या असर पड़ता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक्सरसाइज के अंदर भी, और थ्योरी में तो बहुत ही बार बताया है। 28 और 29 इनके सॉल्यूशंस पीछे नहीं दिए हैं एनसीईआरटी ने, सो दैट्स व्हाई वी वोंट डू दिस क्वेश्चंस। देखते हैं सीधे 30th क्वेश्चन। आपको मास बताना है 1C12 एटम का। सो Na यानी एवोगैड्रो नंबर के जितने कार्बन एटम्स का मास हो गया 12 ग्राम, क्योंकि ये मोलर मास होता है, एक मोल का मास, और एक मोल में होते हैं 6.023 10⁻23 एटम्स। तो इतने एटम्स का मास हो गया 12 ग्राम। सो एक का हो गया 12 डिवाइड बाई Na। सो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 2 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, क्योंकि 6 ये थोड़ा सा बड़ा है 6 से। 6.023 इज़ लिटल बिट लार्जर देन 6, दैट्स वाई ये वैल्यू है वह 2 से थोड़ी सी कम आई है। सो दैट्स हाउ यू फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बाय यूनिटरी मेथड। 1.31 इज़ बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो क्या आपको बताने, इसमें कैलकुलेशंस करने की कोई नीड नहीं होती है, हमें सिर्फ ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट के हिसाब से हम बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें सबसे कम हो ये देख के पता लगा सकता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों किए गए हैं। सो इसमें जिसमें मेजरमेंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, रिजल्ट में भी उतने ही होने चाहिए। सो इस मेजरमेंट में आप देख सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में 3 ही होने चाहिए। सबसे कम है जो पहले वाली है उसमें 4 हैं, दूसरे वाली में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और तीसरे वाली में 4 है। तो सबसे कम इसी में है 0.112। सो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में भी। सेकंड में 5, क्योंकि एक प्योर नंबर है, हम पढ़ चुके हैं कि प्योर नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। 5 के आगे पॉइंट लगा के आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लिख सकते हैं। सो इसमें होंगे इनफाइनाइट। एंड द सेकंड टर्म इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर शुड हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड इन द थर्ड वन एडिशन किया गया है, तो डेसिमल पॉइंट देखना होगा हमें। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जितने डिजिट्स आपको दिखेंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में। आप देख सकते हैं इन तीनों में 4 डिजिट्स दिखे हैं, तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 32 इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज मोलर मास। आपको मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप बताना है, जो कि एवरेज मोलर मास ही होता है। तो इसकी जो मेन मेथड है वो थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। अबेंडेंस ऑफ द आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोलर मास, और जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके ऐसे ऐड करते जाते हैं, उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज मोलर मास मिल जाता है। वैसे ये जो पूरी कैलकुलेशन करने में परकच्चे उड़ गए मेरे, ऐसे नहीं करना होगा आपको। पेपर में पेपर में जो क्वेश्चन आएगा सो उसमें ऑप्शन से आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस है जिसकी, उस आइसोटोप के नज़दीक जिस एवरेज मोलर मास जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 99% ऑलमोस्ट अबंडेंस है 39.9 की। सो इसी के आसपास आंसर होना चाहिए 39.9।
और आप ये यहाँ देख सकते हैं आंसर में 39.9 इसके आसपास आंसर है। तो ऐसे एवरेज मोलर मास आपको गैस से निकालना होता है, ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी होती पेपर में। 33 आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। सो 52 मोल्स ऑफ आर्गन्स में नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था कि मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो 52 मोल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एवोगैड्रो नंबर के साथ। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23। मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस मच एटम्स। In the next part 52 atomic mass unit 52 U। सो इसका मतलब हो गया कि इसमें कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको। सो आपको पता है कि हीलियम का जो एक एटम होता है उसका जो एटमिक मास होता है इट इज़ 4 AMU एंड आपको 52 U दिया गया है, 52 AMU। इसका मतलब 13 एटम्स होने चाहिए उसमें, 13 चौके 52, ऐसे टोटल 52 AMU बनता है। सो इसमें 13 एटम्स होंगे। इन द लास्ट वन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम आपको दिया गया है। तो 4 ग्राम हीलियम का मास मोलर मास होता है, यानी 4 ग्राम में 1 मोल होगा, तो 52 ग्राम में 13 मोल होंगे। तो एटम्स होंगे 13 Na। सो 13 में Na की वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट द एटम्स टू बी दिस मच। 34 में एक फ्यूल गैस को बर्न किया गया है और CO2 और वाटर जितना प्रोड्यूस हुआ है उनके मासेस आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया है इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास और मोलिकुलर फॉर्मूला उस फ्यूल गैस का। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको करनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मासेस से आपको परसेंटेज निकाल लेनी है कार्बन और हाइड्रोजन की। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा दैट यू आर फेमिलियर विद, इस चैप्टर में जो हमने यूज़ किया है मेथड परसेंटेज निकालने का, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का, आगे से सिर्फ वही मेथड है। इसमें एक्स्ट्रा यही चीज़ करनी थी सिर्फ कि CO2 और वाटर के जो मासेस गिवन है आपको उनसे आपको कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस निकालने थे। सो 44 ग्राम मोलर मास ऑफ CO2 होता है, इसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन पाया जाता है क्योंकि एक ही एटम है ना कार्बन का, दैट्स वाई। सो 3.38 CO2 ग्राम CO2 में कितना होगा कार्बन, ये आप यूनिटरी मेथड से निकालिए, इट विल कम आउट टू बी 0.92 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ऐसे आप हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे, 18 ग्राम वाटर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं, तो 0.69 ग्राम वाटर के अंदर 0.07 ग्राम हाइड्रोजन आएगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टोटल मास हो गया इस फ्यूल गैस का, कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल 0.99 ग्राम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसका टोटल मास हो गया 0.99 ग्राम। अब यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालिए, 0.92 इज द mass of carbon divided by total mass of this fuel gas is 0.99। It is the total mass of carbon and hydrogen, mass of both of these, total mass of the total mass of both of them। So mass of carbon divided by total mass into 100, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगी 92%। हमें पता है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो बचा हाइड्रोजन की परसेंटेज 8%। अब यहाँ से जो का एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में उसके जैसे सोल्व होगा, ये 92% में है तो इसको ग्राम्स में एज इट इज़ मान लीजिए, मैंने आपको बताया था। तो 92 ग्राम्स हो गया कार्बन और 8 ग्राम्स हो गया हाइड्रोजन। तो 92 डिवाइड बाई 12 इट इज़ मोलर मास ऑफ कार्बन एंड 8 डिवाइड बाई 1 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से ये रेशो आ गया, मोलर रेशो 8:8, 8:8। इसको लिख सकते हैं 1:1। सो यहाँ से EF एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया CH, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 12 और 1 13, एंड मोलर मास आप इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 10 लीटर ऑफ द दिस वॉल्यूम 10 लीटर ऑफ द वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। सो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से आपको पता लगेगा अगेन कि STP पे 22.4 लीटर एक गैस ऑक्यूपाई करती है, ये मोलर वॉल्यूम होती है।
यानी कि एक मोल यानी मोलर मास के बराबर एटॉमिक मास ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी यानी 1 एटीएम प्रेशर। अगर आपको बार या एटीएम नहीं दिया हो तो आपको एटीएम ही लेना होगा, क्योंकि ये पुराना कन्वेंशन होता है। तो एसटीपी मीन्स 22.4 लीटर वॉल्यूम। सो यहाँ से 10 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एसटीपी पे, 11.6 ग्राम्स मास की वॉल्यूम है 10 लीटर। सो 22.4 लीटर की जो मास आएगा दैट वुड बी मोलर मास, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो 11.6 डिवाइड बाई 10 इंटू 22.4 यूनिटरी मेथड से 26 ग्राम मोलर मास आ गया। यहाँ से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13 आ रहा है, CH 12+1। सो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगी 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला से, यू विल गेट C2H2 एज द फॉर्मूला ऑफ दिस फ्यूल गैस। तो ऐसे ये क्वेश्चन होना था। इसको थोड़ा सा लेंदी जरूर बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसमें आप धड़ाधड़ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कैलकुलेशंस के, और विद इन 30 सेकेंड इसको किया जा सकता है। सो एब्सोल्युटली ये नीट में आने लायक क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 35, mass of calcium carbonate required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl। तो आप इस बैलेंस्ड इक्वेशन से पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हाफ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl के। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लीजिए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स नंबर ऑफ मोल्स। सो 25 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। आपको मिली लीटर में वॉल्यूम दी थी, तो उसको 1000 से डिवाइड कीजिए, आपको लीटर में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, इसके आधे होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो 18.75 का आधा 9.4, 9.4 इंटू 10⁻³ आगे मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड वी नो वेरी वेल मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास गिव्स द मास ऑफ द कंपाउंड सब्सटेंस। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसका मोलर मास हो गया 100। सो यहाँ से 0.94 ग्राम्स आ गया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यू नो ना द मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40 एंड कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16। सो इनको जोड़िए तो मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड यू विल गेट एज 100। सो दैट्स हाउ यू सोल्व दिस क्वेश्चन। 36, द लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, mass of HCl required to react with 5 grams of manganese dioxide। सो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि 87 ग्राम्स यानी मोलर मास ऑफ MnO2 इज रिएक्टिंग विद 4 टाइम्स मोलर मास ऑफ HCl। तो यहाँ से 5 ग्राम कितना रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड से कीजिए, 4 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 87 इंटू 5। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8.4 grams of HCl। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अभी सिर्फ NCERT एग्जाम्पलर बचे हैं इस चैप्टर के, 10 मिनट के विद इन हम इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी से इनको किया जाए, नेक्स्ट लेक्चर पे पेंडिंग ना किया जाए इनको। सो देखते हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस अब इस चैप्टर के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मास की करेक्ट रीडिंग है आपके पास 3 ग्राम्स, तो इसके अनुसार आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ए है जो है वो बहुत प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है। कैसे मैंने इन्हें पता लगाया, क्योंकि जो स्टूडेंट ए की मेजरमेंट्स हैं दे आर बोथ, वो मेजरमेंट आपस में भी काफ़ी क्लोज हैं, 3.01 एंड 2.99, और जो ट्रू वैल्यू है उसके भी क्लोज हैं ये वैल्यूज 3.01 2.99। सो दैट्स हाउ स्टूडेंट ए इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड वन, डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन के सेल्सियस स्केल के अंदर, डिग्री सेल्सियस। सो इसका फेमस फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को
200 पुट कीजिए, यू विल गेट द डिग्री सेल्सियस। सो 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1000 एंड 32 पंजे 160। सो 1000 माइनस 160 डिवाइड बाई 9 वुड बी डिग्री सेल्सियस। 840/9, ये अप्रोक्सीमेटली यार आपको 90 के आसपास। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, एक्चुअली दो ऑप्शन है, 94 भी आपको गिवन है, तो एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। सो निम 81 और 84 में से 81 गए 3, 4 30, सो 9 × 3 = 27, सो 93 आ रहा है, नॉट 94। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछी है और 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है। सो आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000 एंड मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, इसको डिवाइड कीजिए इसके मोलर मास से, यू विल गेट द मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नीट में आने लायक है, क्योंकि आपको जो मास गिवन है इट इज़ एग्जैक्टली मैचिंग विद द मोलर मास। ये इससे कैंसिल हो रहा है 10 के साथ एंड 500 इससे कैंसिल हो रहा है 2 के साथ। सो 2/10 यानी 0.2 मोलर। बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है, नीट में आने लायक क्वेश्चन है ये, आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ वन अगेन डाइल्यूशन से सवाल है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको थ्योरी में बताया गया था, M1V1 = M2V2। सो यहाँ से M2 निकालिए, M1V1 डिवाइड बाई V2, यू विल गेट द आंसर टू बी 5 दिए 15, सो 5/3, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी अराउंड 1.66। बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछे किस में होंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज वी नो नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूल्स और एटम्स। सो इन सब में आप देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किस में सबसे ज़्यादा है। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, इसमें तो 1 मोल हुआ। 46 ग्राम ऑफ सोडियम, इसमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैं एंड 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, एक तो छोड़िए इसमें कितना मोल है, 40 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 0.40 माने 2/100, सो 0.02 इसमें मोल्स दिख रहे हैं मुझे, एक्चुअली 0.01 मोल। सो ओवरऑल हमको पता है कि एक से बहुत कम आ रहा है, 2 मोल्स तो पहले सोडियम में ही आ चुके हैं। यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन में 12 ग्राम ऑफ हीलियम, इसमें 3 मोल्स बन रहे हैं क्योंकि 4 ग्राम मोलर मास होता है हीलियम का। सो आंसर वुड बी दी, इसमें मोल्स सबसे ज़्यादा, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ही सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आपको दी है ग्राम पर लीटर की टर्म्स में, आपको मोलैरिटी पूछी है, तो मोलैरिटी की फॉर्मूला आप जानते हैं, मोल्स पर लीटर, या एग्जैक्टली मोल्स पर लीटर फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। सो पर लीटर आपको गिवन है, सो इसको डिवाइड कर दीजिए ग्लूकोज के मोलर मास से, विच इज़ 180 ग्राम पर मोल। हम देख चुके हैं ग्लूकोज और सुक्रोज का मोस्ट कॉमन होता है, तो हमें याद होना चाहिए 180 होता है ग्लूकोज का, 342 होता है सुक्रोज का, तो 180 ग्राम पर मोल। यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल ऊपर गया तो मोल बन गया। सो 0.9 डिवाइड बाई 180 इज कमिंग आउट टू 0.05 मोल पर लीटर। सो इसको हम लिख सकते हैं मोलर। सो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। आगे आपको मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। सो सोलवेंट का मास दिया गया 500 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, 500 डिवाइड बाई 1000 एंड मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 18.25, इसको मोलर मास से डिवाइड कीजिए ऑफ HCl, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये 2 से कैंसिल हो रहा है एंड ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो आंसर वुड बी 1 मोलर फॉर दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली ए डुएबल क्वेश्चन है, नीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे आपको H2SO4 में, और आपको वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी गिवन है। तो हमें पता है मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स, 2 × 10⁻, कितना हो गया ये
10⁻³ या सो नंबर ऑफ मोल्स इसमें हो गए 2 × 10⁻³ एंड वी नो मॉलिक्यूल्स आर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट्स हाउ यू विल रीच टू द आंसर ए फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो बहुत अच्छे से हम फॉर्मूला देख चुके हैं। मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इज मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, 12 / 44 × 100। इसको डिटेल में आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। सो 44 से 11 गया एंड 100 से 25, जब आप डिवाइड करेंगे 44 को 100 को बाई 4 तो यूल गेट 11 एंड 25। अब इस 11 25 की आपको डिटेल डिवीजन करनी होगी। सो यहाँ से आपको आ रहा है 2.2 के अराउंड। सो 12 × 2.2 ये 24 एंड 12 × 2 इज अगेन 2.4, सो 26.4 के अराउंड आ रहा है। सो आंसर शुडेंट बी 28, इट्स जो फोर्थ ऑप्शन है 28 के आसपास जा रहा है, हमारे पास 26.4 के आ रहा है। तो आंसर, क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन होगी, ये यहीं पे थम नहीं जाएगी ये डिवीजन, ये आगे होगी, इसलिए 26.4 से थोड़ा ज़्यादा, सो 27 के अराउंड हम आंसर मार सकते हैं इसका बी। 10th क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है। सो इसका आप सीधा गैस भी कर सकते हैं। 180 जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास है, वो ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज एक ही है चारों ऑप्शन C6H12O6, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड मेथड से भी कर सकते हैं। एन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास CH2O से निकालिए आप 30 और मॉलिक्यूलर मास आपको क्यों ना 180। सो यहाँ से आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी 6। सो इसको 6 से मल्टीप्लाई किए, C6H12O6, आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। देख के भी मार सकते थे और ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे पूछा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेंसिटी के अंदर जब आपको डेंसिटी गिवन है एंड वॉल्यूम भी गिवन है, या वॉल्यूम एंड डेंसिटी बोथ आर गिवन। आपको मास के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो मास क्या होता है यू नो वेरी वेल, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मेन बात यहाँ पे ये है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस मेजरमेंट में सबसे कम होते हैं वो लेते हैं। वॉल्यूम के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और डेंसिटी के अंदर 3, सो 2 होने चाहिए रिजल्ट के अंदर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रिजल्ट में। सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी ही नहीं थी आपको इसमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है, कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देके एनसीईआरटी में बताया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो उनका जो कंपाउंड बनता है वाटर, इनकी उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बर्न्स इन एयर वाइल वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो ये एग्जांपल देके बताया गया कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट बताना है 13 में आपको रिगार्डिंग दिस इक्वेशन। सो आप सीधे सीधे देख सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें जितना मास आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में, उतना ही Fe2O3 का है प्रोडक्ट्स के अंदर। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट एंड आपको बाकी के तीनों ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट में सिर्फ सिंगल करेक्ट टाइप MCQs आपको मिलते हैं एंड हम भी यहाँ पे सिर्फ सिंगल करेक्ट ही देख रहे हैं। 14th क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसमें कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो बी स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, प्रोपेन का कंबशन। या सो इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 3 कार्बन और राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था। दैट्स हाउ दिस इज इनकरेक्ट एंड बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर देता हूँ या ताकि ये क्वेश्चन वैसा ही रहे जैसा था। क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आ ही गए फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पे।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, सिर्फ ये बताना है आपको इसमें। So carbon forms two oxide, namely CO2 and CO, where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the simple ratio 2:1. So exactly यही definition आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यही है दैट mass of a element that combined with a fixed mass of other another element are in the ratio of small whole numbers. So ये exact definition अब मिल जाएगी आपको law of multiple proportions की. So that's how we conclude this chapter, some basic concepts of chemistry.